नमस्ते और इस बेहद रोमांचक स्टोरी एनालिसिस में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब पैरों के बिना पैरों के निशान। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, इसमें साइंस है, सस्पेंस है और इंसान की फितरत का एक ऐसा डार्क साइड है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के सोर्स मटेरियल के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प क्या हो अगर वाले सवाल से। जरा सोचिए, अगर किसी को गायब होने की यानी पूरी तरह से अदृश्य होने की अल्टीमेट पावर मिल जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो ताकत दुनिया की भलाई में काम आएगी या फिर अपने स्वार्थ और खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए? आज हम एक ऐसे ही साइंटिस्ट की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने असल जिंदगी में इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली ताकत को पा लिया था। कहानी के इस उथल-पुथल भरे सफर को आसानी से ट्रैक करने के लिए ये रहा हमारा स्टोरी मैप। द इनविजिबल साइंटिस्ट, chaos in the London Mall, disguise at Drury Lane, the strange guest in Epping, two mysterious incidents और लास्ट में the final escape। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, The Invisible Scientist। इमेजिन कीजिए, लंदन की एक सड़क पर अचानक मिट्टी में सने पैरों के निशान छपने लगते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान है ही नहीं। ये देखकर वहां खड़े दो बच्चे पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। आखिर वो निशान किसके थे? वो था इस कहानी का मेन कैरेक्टर, ग्रिफिन। यहीं पर ग्रिफिन के कैरेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने सच में एक ऐसा फॉर्मूला खोज निकाला था जिसे पीकर इंसानी शरीर कांच की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता था। वो अदृश्य जरूर था, लेकिन उसका शरीर एकदम ठोस था जिसे छुआ जा सकता था। पर दूसरी तरफ वो एक सनकी और क्रिमिनल माइंडेड इंसान था। जब उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकालने की कोशिश की तो गुस्से में आके उसने पूरे घर में ही आग लगा दी। मतलब बिना मोरालिटी के अगर कोई पावर मिल जाए तो वो सिर्फ तबाही लाती है। उस घर को जलाने के बाद शुरू होती है ग्रिफिन की एक हताश कर देने वाली दौड़। लंदन में मकान मालिक के घर से भागने के बाद वो एक लंदन मॉल में छिपता है, फिर वहां से भागकर ड्रूरी लेन के थिएटर इलाके में जाता है और आखिरकार इपिंग नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके अपराध और उसका पागलपन दोनों बढ़ते जाते हैं। सेक्शन 2, केओस इन द लंदन मॉल। अब लंदन की जमा देने वाली सर्दियों के बीचों बीच ग्रिफिन बिल्कुल बेघर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अदृश्य रहने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए उसे किसी भी हाल में एक गर्म जगह चाहिए थी। यहाँ जो हुआ वो थोड़ा फनी भी है और बहुत ट्रेजिक भी। मॉल बंद होने के टाइम पर वो चुपके से अंदर घुस जाता है। वहाँ वो अपनी पसंद के महंगे गरम कपड़े पहनता है, फिर रेस्टोरेंट के किचन में घुसकर कोल्ड मीट, मिठाइयाँ, कॉफी और वाइन की शानदार दावत उड़ाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, उसे बस सुबह स्टाफ के आने से पहले उठकर निकल जाना था। लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो गया कि सुबह टाइम पर उठ ही नहीं पाया। सुबह जब आंख खुली तो मॉल के असिस्टेंट्स उसकी तरफ ही आ रहे थे। घबराहट में उसने भागना शुरू किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना देखिए। कर्मचारियों से बचने और अपनी गायब होने की सुपर पावर को इस्तेमाल करने के लिए उसे भागते भागते अपने शरीर से वो सारे गर्म कपड़े एक एक करके उतारने पड़े। और एक बार फिर वो उसी कड़ाके की सर्दी में एक अदृश्य ठिठुरती हुई परछाई बन गया। सेक्शन 3, डिस्गाइज एट ड्रूरी लेन। अब तक उसे समझ आ चुका था कि कड़ाके की सर्दियों में नंगे घूमना कोई समझदारी नहीं है। उसे लोगों के बीच रहने के लिए एक नकली चेहरा चाहिए था और इसके लिए ड्रूरी लेन बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, क्योंकि वहाँ थिएटर और नाटक की बहुत सी दुकानें थीं। एक नकली शक्ल बनाने के लिए उसने दुकान से कई अजीब चीजें चुराईं। माथे पर गोल गोल पट्टियां लपेट लीं, एक नकली नाक लगा ली, बड़ी बड़ी मूछें, डार्क ग्लासेस और सिर पर एक बड़ा सा हैट पहन लिया। लेकिन जाने से पहले उसका हिंसक दिमाग फिर हावी हो गया। उसने पीछे से दुकानदार के सिर पर जोर से वार किया, उसे बेहोश किया, उसके सारे पैसे लूटे और वहां से सीधे इपिंग गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली। सेक्शन 4, द स्ट्रेंज गेस्ट इन इपिंग। ग्रिफिन इपिंग नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचता है और सराय में 2 कमरे बुक कर लेता है। लेकिन उसका वो अजीब सा हुलिया और उसका बर्ताव तुरंत ही पूरे गांव में गॉसिप का टॉपिक बन जाता है।
जब सराय की मालकिन मिसेस हॉल ने उससे बात करनी चाही, तो ग्रिफिन ने बहुत ही रूखेपन से एक झूठा बहाना मार दिया। उसने कहा, मैं यहाँ शांति के लिए आया हूँ, एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा खराब हो गया है। ये एक बहुत ही चालाकी भरा एक्सक्यूज था ताकि कोई उसकी अजीब पट्टियों पर सवाल ना उठाए और उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन मिसेस हॉल का शक करना बिल्कुल लाजमी था। खुद ही सोचिए, सर्दियों के ऑफ सीजन में कोई वहां रुकने क्यों आएगा? ऊपर से वो आदमी कमरे के अंदर भी हमेशा हैट और पट्टियां पहने रहता था। वो बेतहाशा बदतमीज था और उसे बस अकेलापन चाहिए था। और सबसे खतरनाक बात, उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था। मिसेस हॉल बस इसलिए चुप थी क्योंकि उन्हें एडवांस में कैश मिल गया था, पर चोरी के वो पैसे आखिर कब तक चलते? सेक्शन 5, 2 मिस्टीरियस इंसिडेंट्स। जैसे ही ग्रिफिन के पैसे खत्म होने लगे, इस कहानी में एक जबरदस्त सस्पेंस आता है। यहीं से कहानी पूरी तरह से एक भूतिया या अलौकिक मोड़ ले लेती है। असल में गांव में सिर्फ 2, जी हाँ ठीक 2 ऐसी अकल्पनीय घटनाएं हुई जिन्होंने ईपिंग जैसे शांत गांव में पूरी तरह तहलका मचा दिया। एक ही टाइम पर 2 अलग जगहों पर ये अफरा तफरी मची। एक तरफ पादरी के घर में उन्हें और उनकी पत्नी को तिजोरी वाले कमरे से कुछ आवाजें आईं। वो एक लोहे की रॉड लेकर अंदर गए, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। पर्दे के पीछे, मेज के नीचे कोई नहीं था। फिर भी तिजोरी से सारा कैश गायब था। ये एक पूरी तरह से अदृश्य चोरी थी। दूसरी तरफ उसी सुबह सराय में मिसेस हॉल ने देखा कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा खुला है। बिस्तर एकदम ठंडा था। ग्रिफिन के सारे कपड़े और पट्टियां फर्श पर बिखरी पड़ी थी। तभी अचानक ग्रिफिन का हैट हवा में उड़ा और मिसेस हॉल के चेहरे पर जाकर लगा, और फिर कमरे की एक कुर्सी हवा में उठी और मिसेस हॉल और उनके पति को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब इस छोटे से गांव के लोग क्या सोचते? पड़ोसियों को पूरा यकीन हो गया कि ये पक्का कोई जादू टोना है या किसी बुरी आत्मा का साया है। मिसेस हॉल को तो लगा कि उनकी कुर्सी में भूत आ गया है। लेकिन ये सारा शक एकदम से ग्रिफिन की तरफ तब घूम गया जब पादरी के घर चोरी होने के ठीक बाद ग्रिफिन ने अचानक से अपना किराया कैश में चुका दिया, जबकि एक दिन पहले ही वो कह रहा था कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। सेक्शन 6, दी फाइनल एस्केप। यहाँ आता है हमारा फास्ट पेस्ड क्लाइमैक्स। मिसेस हॉल का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने सीधे जाकर ग्रिफिन से पूछ लिया कि आखिर उसने उस खाली कमरे और कुर्सी के साथ क्या जादू किया है। और ग्रिफिन, जिसका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता था, अपना आपा पूरी तरह से खो बैठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? रुको, मैं दिखाता हूँ। और फिर जो हुआ वो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी था। उस पागल साइंटिस्ट ने गुस्से में अपने सिर से पट्टियां, चश्मा और नकली नाक खींच खींच कर फेंकना शुरू कर दिया। जरा वहां खड़े लोगों की दहशत के बारे में सोचिए। सामने जो इंसान खड़ा था, उसका सिर ही नहीं था, वो बिल्कुल बिना सिर का एक भयानक आदमी बन चुका था। पूरी भीड़ खौफ से कांप उठी थी। इस पूरी अफरा तफरी के बीच पुलिस कांस्टेबल जेफर्स वहां पहुंचता है, जिसे मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन ग्रिफिन ने बचने के लिए अपने शरीर से एक एक करके सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो पूरी तरह से नंगा और इनविजिबल हो गया। और फिर शुरू हुई असली मार पिटाई। अदृश्य घूंसे हवा में चलने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुक्के आ कहां से रहे हैं। वहां पूरी तरह से कोहराम मच गया। और बेचारे कांस्टेबल जेफर्स, उसका काम तो इम्पॉसिबल ही था। उसे एक ऐसे इंसान से लड़ना था जो वहां मौजूद तो था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। जेफर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अचानक ग्रिफिन के एक अदृश्य और बेहद जोरदार मुक्के ने उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह बेहोश कर दिया। और इस तरह ग्रिफिन एक बार फिर उस भीड़ से बचकर किसी अनजान दिशा में गायब हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक इतना ब्रिलियंट दिमाग जिसने विज्ञान का इतना बड़ा चमत्कार किया, वो आखिर में क्या बनकर रह गया? एक ठिठुरता हुआ, अकेला और दर दर भटकने वाला भगोड़ा। नैतिकता के बिना मिली ये अपार शक्ति, क्या उसके लिए कोई वरदान थी या एक बहुत ही खौफनाक श्राप? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इस कहानी के एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।